चलिए बढ़ते आगे। इलाहाबाद उपचुनाव के रण में लगातार प्रचार अभियान जारी है। चाहे बात आप किसी भी उम्मीदवार की कर लीजिए, हर तरफ उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीतेगा कौन, ये इलाहाबाद की जनता तय करेगी। इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रचार का लगातार जो दौर है वो जारी है, लेकिन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए प्रचार किया। और इसी दौरान हमारे संवाददाता रवि कालीरमन ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। इलाहाबाद उपचुनाव का आखिरी जो प्रचार का दौर है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब ने भी कल 1 दर्जन से ज्यादा जो गांव हैं उनका दौरा किया। उनसे जानते हैं क्या कुछ रिस्पांस उनकी तरफ से, गांव वालों की तरफ से उनको मिल पा रहा है। सर नमस्कार, सबसे पहले तो जी नमस्ते। आपने कल 1 दर्जन से ज्यादा जो गांव हैं उनका दौरा किया, और किस प्रकार का जो माहौल है और किस प्रकार का जो लोगों का जो प्यार है वो आपको मिल पा रहा है? देखिए, निश्चित तौर से जनता में एक तो विश्वास ही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो लोग ही मानते हैं कि निश्चित तौर से जहां पहले पिछली सरकारों में विकास में भेदभाव होता था, तो वर्तमान सरकार में कोई इस प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ। जहां रोजगार देने के मामले में पिछली सरकारों में भेदभाव होता था, वर्तमान सरकार में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो मानते हैं इस बात को, और लोगों का जो मन है वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कुछ संगठन हैं जो एक दबाव बनाना चाहते हैं और जिस प्रकार से अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, तो वो एक डर का माहौल बनाने का पूरा उन लोगों का प्रयास है। लेकिन आम जनता जो है वो सरकार के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो पूरा जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको इस जो इलाहाबाद उपचुनाव में बुलाने का प्रयास किया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा? क्योंकि जिस प्रकार से तस्वीरें भी कुछ दिन पहले वायरल हुई, आईएनएलडी के नेता हैं रणधीर सिंह जोधका, वो भी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए किसानों के साथ मिलकर। नहीं, वो जोधका जी तो परिचित थे ज्यादा के लोक दल के हैं, तो लेकिन ये तो सारे ही उन्हीं के हैं और केवल और एक स्टंट है। आम आदमी इस बात को समझ रहा है कि जो 3 कृषि कानून हैं वे किसान के पक्ष के कानून हैं और किसान का भला होगा। अब मैं उदाहरण के तौर पे एक बात बता रहा कि जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ उसमें जो वास्तविक मामला था वो आढ़ती को इस बात की दिक्कत थी कि अगर किसान को डायरेक्ट पेमेंट कर दी गई तो उसका जो लेन देन है, जो देता है, उधार देता है, तो वो लेना उसको थोड़ा दिक्कत उसको आएगी, इसलिए उसने उसका विरोध किया। और उसने कुछ इन नेताओं से संपर्क किया और आपके ध्यान होगा कि उस टाइम जो किसान यूनियन है उसने कहा था कि हमारा तो चोली दामन का साथ है और सरकार जो ये करने लग रही बिल्कुल गलत करने लग रही, हमारा तो ये एक ऐसा बैंक है जिससे हम कभी भी पैसे ले सकते हैं। लेकिन अभी सरकार ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, तो मैं तो अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं उनको लाभ हुआ है, हानि हुई? मैंने जितने गांव में कल गया और मैंने सभी गांव में बात की किसानों के साथ, मैंने कहा भाई आपको कैसा लगे आगे अब सरकार ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी? उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा कर दिया। वो पहले गलती से हो रही थी या किस वजह से हो रही थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने एक विचार किया, जब हमने गेहूं किसान से खरीदी या कोई भी फसल उससे किसान से खरीदी तो उसी का ही राइट बैठता है उसको हम पैसे दें, बजाय इसके कि हम एक दूसरे आदमी को पैसे दें। और वो जिस आदमी को हम पैसे देंगे वो जीवन में कभी भी किसी के पैसे किसी को दे दो तो अपर हैंड हो जाएगा। तो आड़ती अपर हैंड था उसमें, अब किसान अपर हैंड है क्योंकि पैसे उसके पास हैं, वो मोल भाव कर सकता है। अगर उसके पास उसके ऊपर ब्याज ज्यादा लगाया तो उस पर भी वो डिस्कशन कर सकता है कि नहीं आपने ब्याज ज्यादा लगाया। अगर आपने खाद के रेट ज्यादा लगाए उस पर भी वो बातचीत कर सकता है कि आपने खाद के रेट, क्योंकि पैसे उसकी जेब में। तो हमने किसान को मजबूत करने का काम किया, अपर हैंड करने का काम किया, जबकि किसान यूनियन तो खिलाफ थी उसके। तो किसान यूनियन किसके लिए लड़ाई लड़ रही थी? किसान के लिए लड़ रही थी, आड़ती के लिए लड़ रही थी। तो एक चीज तो सामने आएगी और धीरे धीरे ये तीनों जो कानून है ये भी सामने आएंगे। अब जब जीएसटी लगी थी उस टाइम में बड़ा भारी विरोध किया था इन्होंने कि भाई जीएसटी तबाह कर देगी, ये कर देगी। आज आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ के देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट तो ये कह रहा है कि भाई अगर ये जीएसटी 10 साल पहले लगती तो बहुत काम होता। सीए के मामले में आप देख लो, अब ये 1 साल से भी ज्यादा बैठे रहे दिल्ली में और बार बार ये जिद करते रहे कि मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता। अब तो आपके सामने है, लागू हो लिया, सारा कुछ हो लिया, किसी एक मुसलमान की तो बताओ जिसकी नागरिकता समाप्त हुई। जो कानून था ही नागरिकता देने वास्ते, वो नागरिकता कैसे समाप्त कर सका? ऐसे ही ये कानून जो है ये तो एक मौका दिया किसान को कि भाई आप अगर चाहो तो अपनी चीज बाहर भी बेच सको। अब वो आपकी मर्जी, अगर आपका ज्यादा में बिकता है तो बाहर बेच लो, अगर नहीं बिकता तो मंडी में बेच लो। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम ऐसे बना दिए कि भाई किसान का कोई शोषण ना कर सका। जैसे अभी पंजाब में जो
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नियम है, उसमें 5 लाख तक का फाइन हो सकता है किसान के ऊपर। अब जो नया कानून है इसमें फाइन नहीं हो सकता। अब किसान को ऐसी छूट दी कि भाई अगर मान लो जो उसकी कॉन्ट्रैक्टर है उसकी पेमेंट नहीं देता तो 3 दिन के बाद उसको ब्याज देना पड़ेगा उसके ऊपर। अगर कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा कर लेता है और वो हटाता नहीं क्योंकि ताकतवर आदमी है, तो नियम बना दिया गया कि इतने दिन में हटाएगा, ठीक है, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसान का हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से नियम बनाए कि किसान के हित के बनाए, पर उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर किसान यूनियन को गलत लगता है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करा, जिसको करनी है उसके लिए नियम बनाए हमने ये नहीं कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी, आपने जिसका मन करता है कर लो, अगर उसको लगता है लाभ है उसमें तो कर लो। तो इसमें कोई भी ऐसा जोर जबरदस्ती का विषय ही नहीं है। ये तो एक मौका दिया किसान को आगे बढ़ने के लिए ताकि किसान आगे तरक्की करे। और ये बिल बनाने में 19 महीने लगे और 19 महीने में कोई एक पार्टी ने बिल नहीं बनाए। जिस दिन पहली कमेटी बनी 35 लोगों की कमेटी थी, सारी पार्टी के लोग थे। उसके बाद भी जो कांग्रेस के टाइम में भी 2 बार में कमेटियां बनी वो भी सभी दलों के लोग थे। और उसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको किया तब भी सब लोगों ने, सारे स्टेटों ने इसको पास किया, सब ने इनकी तारीफ की। अब वही कांग्रेस जो उनसे नियम बनाने वाली थी वो दूसरी साइड में चली गई, विरोध करने लगी। वही अकाली दल जो इसकी तारीफ कर रहा था वो विरोध में चला गया। वही महेंद्र सिंह राकेश टिकैत जो इसके लिए तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि जो मेरे पिताजी का सपना था पूरा है गया, आज उसका विरोध करना शुरू किया। वही केजरीवाल जिसने स्वयं प्रेस करके कहा कि किसान के लिए रास्ते खुलेंगे, वो उसका विरोध। ये केवल और केवल राजनीति जो कुछ लोगों की वोट की राजनीति है, कुछ लोगों की देश में अव्यवस्था फैलाने की राजनीति है। उन लोगों की राजनीति है। वास्तविकता में बिल पूरी तरीके से किसान के हित में है। और जब बिल आया ही नहीं उससे पहले इनको कैसे पता चल गया खिलाफ है, तो उसके बाद उसके परिणाम तो बाद में दिखेंगे ना जी, जब लागू होगा। तो मैं समझता हूं कि 100% किसान के हित का है। और ये जो आंदोलन है टोटल का टोटल मैं मानता हूं कि किसान के खिलाफ आंदोलन है। अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया। अब उस इस्तीफे को कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा था जब तक जो कृषि कानून है वो वापस नहीं हो जाते मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और कही थी, ऐसी संवेदनशील जो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, उसमें मेरे रहने का कोई महत्व नहीं बनता। देखिए संवेदनशील तो इनके टाइम में होती थी विधानसभा, तभी किसी को बोलने नहीं देते थे और विधानसभा में लोगों को धमका देते थे। जिस प्रकार का व्यवहार था वो तो निकाल के देखा जा सकता है किस प्रकार का। ये जो विधानसभा है संवेदनशील विधानसभा है हर बात में। मतलब कोई भी बात विधानसभा में अगर विपक्ष के व्यक्ति ने भी कही कि ये जो है अगर हम ऐसा करें तो इससे किसान को फायदा होगा, गरीब आदमी को फायदा होगा, तो निश्चित तौर से उसको भी मान लिया गया। मैं अब चौटाला जी की बात कहता हूं। जब पेंशन देने की बात आई तो चौटाला जी ने कहा कि भाई आपने वादा किया था 2000 पेंशन करने का, तो आप 2000 पेंशन थे, पहले तो 1000 थी, तो हमने वादा किया था। तो सरकार एक विचार कर रही थी कि अभी तक उतना बजट सरकार के पास नहीं था, तो उन्हें कहा कुछ ना कुछ करके उठना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम ही घोषणा कर दी कि ठीक है हर साल हम 250 रुपए बढ़ाएंगे। सुझाव इसने दिया लेकिन सरकार ने तुरंत मान लिया। तो ऐसी विधानसभा आज तक मुझे कोई एक उदाहरण ऐसा बता दो कि इनका 5 साल राज रहा कि अगर विपक्ष ने कहा और इन्होंने कोई बात मान ली हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने मान लिया। अगर कांग्रेस ने भी कोई अच्छा सुझाव दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनहित में कोई बात कही जाती है तो निश्चित तौर से करेंगे। लेकिन ये जो इस्तीफा दिया गया था, ये इस्तीफा कोई इस बात के लिए नहीं दिया गया था कि किसान के हित में दिया गया था, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का अस्तित्व समाप्त हो चुका है हरियाणा में। उस अस्तित्व को बचाने के लिए कि किसी तरीके से वो बच जाए, और उसके लिए मेरा ख्याल का इस्तीफा दिएगा। तो उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक अपॉर्चुनिटी जो है इलाहाबाद की जनता को मिली कि जिस प्रकार से पहले डर के माहौल में या झूठ के माहौल में उन्होंने पहले गलती कर दी थी, तो अब उनको मौका मिला कि उस गलती को सुधार सकते हैं वो, और दोबारा से ठीक नुमाइंदा चुन के, एक अच्छा नुमाइंदा चुन के जो उनका सम्मान करे, जो उनके विकास के लिए काम करे, तो ऐसे नुमाइंदे को चुन के वो भेज सकते हैं। हालांकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास पे विश्वास करती है, हरियाणा एक हरियाणवी एक पे। लेकिन फिर भी अगर नुमाइंदा यहां से चुना जाएगा, बीजेपी का नुमाइंदा चुना जाएगा, तो स्वाभाविक है कि वो बार बार मुख्यमंत्री से मिलेगा। तो उस स्थिति में भी कि जो सबका साथ सबका विकास की बात है, उसमें भी वो कुछ ज्यादा काम कर सकता है, क्योंकि बार बार वो अपनी समस्याओं को उठाएगा, चाहे यहां सेम की समस्या है, चाहे टेल तक पानी जाने की समस्या है और समस्या है, तो उनको उठा के ज्यादा काम करवा सकता है, ये मेरा विश्वास है। गुर्जर साहब, जिस प्रकार से इलाहाबाद लगातार विपक्ष में बैठा रहा है, लंबा अरसा हो गया, 2 दशक के लगभग ये तमाम चीजें हो गई, ऐसे में क्या विकास देखना चाहते हैं कि इलाहाबाद की जनता को किन किन जो मुद्दे हैं, किन कौन कौन से विकास कार्य हैं जो ठप पड़े हैं, और सरकार कौन सी जो काम है उसको प्राथमिकता से करेगी? देखिए, हमारा कैंडिडेट यहां से चुनाव था, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे सड़कों की बात थी, चाहे गलियों की बात थी, चाहे दूसरे और काम थे, हमने
पूरी तरीके से यहाँ विकास किया। मैंने गांव वालों से भी पूछा कि जो पिछली सरकारों ने काम किया, जो हमने काम किया, उसके बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपके टाइम में निष्पक्षता के साथ काम हुआ और ज्यादा काम हुआ। जबकि यहाँ के विधायक ने कोई डिमांड नहीं की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई निकाल ले तो शायद ही कभी एलनाबाद का नाम यहाँ के कैंडिडेट ने लिया हो, शायद लिया नहीं होगा कभी भी, यहाँ के एलनाबाद का नाम भी लिया होगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ये समझती थी कि एलनाबाद के जो लोग हैं वो तुम्हारे ही लोग हैं, हमने उनके लिए विकास के लिए काम करना। मेरा मानना यह है कि अगर सत्ता पक्ष का एमएलए चुना जाता है तो निश्चित तौर से वो और ज्यादा प्रयास करेगा, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनकी तरफ जब सरकार काम करती है तो ऐसा नहीं है कि सरकार हर चीज, मतलब प्रयास होता है सब चीजों पे काम करने का, लेकिन फिर भी कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ ऐसी पीड़ाएं होती हैं विधानसभा की। वो तो सारे हरियाणा की बात सोच रही एक विधानसभा की, लेकिन जो कैंडिडेट है वो जाए और बार बार उसका जिक्र करेगी। मेरी पीड़ा एक और भी है, मेरी पीड़ा ये है कि मेरे यहाँ सेम है और मेरे इतने गांव हैं जो जहां बिल्कुल फसल हो नहीं सकती, आप कुछ भी करो वो सेम वहां से टूटनी चाहिए, वो खत्म होनी चाहिए। तो बार बार प्रयास करेगा निश्चित तौर से। अब चौटाला जी तो इतने बड़े नेता हैं तो वो तो क्यों मुख्यमंत्री पे कभी गए नहीं। मैं तो कह रहा विधानसभा में नहीं कभी इस प्रकार की मांग रखी, तो वहां तो जाने की बात ही नहीं। लेकिन अगर गोविंद कांडा जी को आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित तौर से मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जो ये समस्या है इनको हल करेगा। सर, कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला ये भी कहते हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। सुनीता दुग्गल को लेकर उन्होंने ये कहा है, ये लोग ऐसे लोग जो गांव में जाएंगे तो लोग इनके तसल्ली बिठाने का काम करेंगे। तसल्ली बिठाना कैसे देखते हैं सर? वो देखिए, अब वो सम्मान शब्द उन्होंने पहले कह दिया, अब वो आदत जैसी है वैसे ही करेंगे, अब उसी तरीके से बोलेंगे। वो तो वहां की बात क्या है, तो विधानसभा में जूता निकालने की काम करते हैं। पूरे देश में मतलब हमारी विधानसभा बहुत अच्छी चली थी, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने जूता निकालने का काम किया विधानसभा में, जो ये कहते हैं असंवेदनशील है, तो इसका पता चलता है संवेदनशील कौन है। यानी कि विधानसभा में जूता निकालने का काम किया, 5 साल चली विधानसभा को पूरे देश में बदनाम कर दिया। मैं जहां भी गया, मैं उस टाइम स्पीकर था, तो लोग कहते हैं आपकी विधानसभा में जूता निकल देता। मैंने कहा यार, सारे पूरा 5 साल अच्छी विधानसभा चली और केवल एक उसने सारा का सारा काम खराब। तो वो जिस प्रकार की आदत है तो वो ही रहती है, जिस प्रकार का घमंड है, जिस प्रकार का वो है, वो तो सही रहता है। तो घमंड और अहम की राजनीति, वहम की राजनीति करते हैं, ऐसे आरोप जो है अजय सिंह चौटाला ने भी उन पर लगाए। तो क्या मानना है पूरा, किस प्रकार की राजनीति अभय सिंह चौटाला पिछले लंबे अरसे से एलनाबाद के लोगों के साथ मिलकर करते आ रहे हैं, या फिर जिस प्रकार से विकास कार्यों की मैं बात करूं तो लोगों का भी ये कहना है कि जब वो लोग उनके पास जाते हैं तो उनको धमका दिया जाता है। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, यहां सारी ताकत जनता के पास है। अब हमारी सरकार है केंद्र में और नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर और सुरजाद प्रधानमंत्री है। हमारी सरकार है हरियाणा में, तो ये दोनों सरकारें मिलके एक विधायक नहीं बना सकती। अगर ये चाहें कि भाई हम तो गोविंद कांडा नहीं बनाएंगे, दूसरे को बनाते नहीं, ये पावर किसके पास है? जनता के पास। उस जनता के पास हम जाएंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे कि साहब हम ये काम करेंगे और आपकी सेवा करेंगे, तो आप हमें मौका दो। एक तो ये तरीका है। हम गए उनके पास, हमने उनसे कहा कि आप अपना आशीर्वाद दो। लेकिन वो जनता जो एक विधायक को चुनने का काम करती है, एक सरकार को चुनने का काम करती है, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री को बनाने का काम करती है, और मतलब ऐसे व्यक्ति को चुन देगी जो उसको ही धमकाना शुरू कर दे, मतलब वो उसका सेवक है। जब मैंने कहा कि साहब मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया, आपका समर्थन मांगने के लिए आया, तो मैं उससे डिमांड करने के लिए आया, जिससे मैं मांगने लग रहा उसको ही धमकाना शुरू कर दूं, तो मैं समझता हूं लोकतंत्र बिल्कुल गलत है। पर इस पे विचार वो नहीं करेगा, धमकाने वाला इस पे विचार नहीं करेगा बिल्कुल भी, इस पे विचार जनता करेगी। जनता को ये बात सोचनी चाहिए कि कौन सा आदमी मैंने बनाना, हमारी सेवा करने वाला आदमी, हमारा सम्मान करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए या धमकाने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, ये जनता करेगी। मैं समझता हूं कि जनता सही निर्णय लेगी। एक दिग्विजय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया था अभय सिंह चौटाला पे, उन्होंने कहा था कि यहाँ की जो जनता है उनसे मिलने तेजाखेड़ा फार्म हाउस जाते हैं, तो तेजाखेड़ा की पुलिया पार करते ही वो अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। वो पहले पूछते हैं कि विधायक साहब का मूड कैसा है। हाँ, नहीं, इस प्रकार का कुछ लोग एक दबदबा और आतंक बना के रखते हैं। कल जब मैं गांव में गया तो एक बुजुर्ग को बार बार मेरे साथ बैठने के लिए कह रहे थे, तो वो बुजुर्ग बैठ नहीं रहे थे, तो एक आदमी ने कह रहा बिल्लू कोनी तो बैठ ले हो बिल्लू को नहीं। तो इस तरीके की बात कोई रही होगी गांव में, रही होगी मुझे तो पता नहीं, पर इस प्रकार की बात कही होगी, तो मतलब इस प्रकार का डर, इस प्रकार का भय रहा होगा लोगों में। तो उसको उठाया के बुजुर्ग को तो मेरे साथ बिठाया, तो इस प्रकार का माहौल रहता होगा।
सर, कल एक बयान भी आया है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता हैं, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है। करीब जो 1700 जो राउंड फायरिंग हुई है कंडेला, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके जो द्वारा जो बयान दिया गया है, आप कैसे देखते हैं उस पूरे बयान को? देखिए, मेरा मानना, मैंने पहले भी ये बात कही, जो लोग आज किसान की बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपने टाइम में किसान के लिए क्या किया। मेरे आज भी याद है, एक गन्ने का डिफरेंस हो गया था रेट में। जो सरकारी मिल थे, कोऑपरेटिव मिल थे, उनमें रेट ज्यादा था, और जो प्राइवेट मिल थे वो कोर्ट में स्टे ले लिया था, वो रेट कम था। लेकिन अगर कोई भी आदमी उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने बात रखता था तो मेरा ख्याल है उसके मुंह से गन्ना बाद में निकलता था और ओम प्रकाश चौटाला जी उसकी तसल्ली पहले बिठा देता। जो उनसे सब दिन कहे तसल्ली बिठाना, तो ये पहले उसकी तसल्ली बिठा देते और इतना अपमानित करके उसको निकालते थे। वो सबसे किसी से पूछ लियो, जिस प्रकार से कंडेला कांड में गोली चलाने का काम कराया, जिस प्रकार से दबाने का काम कराया, उससे पता चलता है किसान की तहसी कितने। हमारे यहाँ पेमेंट का मामला था और उस टाइम किसान यूनियन के बड़े लीडर घासीराम नैन जी होते थे, और घासीराम नैन जी की पिटाई कितनी की गई उसका इस बात से पता चलता है कि अगर आप नारायणगढ़ शुगर मिल का वो आंदोलन है और उस आंदोलन में जिस प्रकार से व्यवहार, जिस प्रकार से पिटाई उनकी की गई, तो आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, लेकिन पूरे हरियाणा में कोई ये नहीं जानता था कि घासीराम नैन जीवित है या मर गया। मतलब ऐसी स्थिति, उसके बाद किसी ने घासीराम नैन देखा नहीं है। तो ये तो अपने राज्य में इनका व्यवहार ये रहा। आज ये कहें किसान के तहसी हैं, किसान के तहसी जैसी कोई बात नहीं। बातों में तो किसान के तहसी हैं, ना ही कभी किसान का सम्मान कराया और ना ही तहसी काम किया। तहसी काम अगर किसी ने किया तो वर्तमान सरकार ने काम किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसान के लिए जितना काम हरियाणा सरकार ने किया किसी ने नहीं किया। चाहे आप कर्ज माफ करने की बात है, हमने अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा का ब्याज माफ कर दिया। चाहे बिजली के बिल की बात है, हमने बिजली का सरचार्ज, फाइन सारा माफ करके किसान को प्रोत्साहन दिया और उसी बिजली जो निगम है उसको प्रॉफिट बचाने का काम किया। तो चाहे फसल खरीदने की बात है, हमने 2 फसलें सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है, गेहूं और धान, लेकिन उसके साथ साथ हमने चाहे सरसों की बात थी, चाहे बाजरे की बात थी, चाहे मक्की की बात थी, चाहे मूंग की बात थी, चाहे चने की बात थी, चाहे सूरजमुखी की बात थी, चाहे मूंगफली की बात थी, हमने सारी फसलों को खरीदने का काम किया और किसान को लाभ पहुंचाने का काम किया। चाहे किसान को मुआवजा देने की बात थी, 8000 मुआवजा सारे यहाँ है। आप पंजाब में जाएगा पता करो, वहां भी 8000 दे रहे, राजस्थान में पता करो वो भी कम दे रहे, लेकिन हम 12000 रुपए मुआवजा दे रहे। मतलब कहीं भी अगर हमें लगा कि किसान की यहां जरूरत है तो हमने आगे बढ़ के किसान के लिए काम किया। सही मायने में अगर किसान की तहसील सरकार है वर्तमान सरकार, और मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी टेबल पे बैठ के वो अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने किसान के लिए क्या काम किया और हमने किसान के लिए क्या काम किया, हमने गांव के लिए क्या काम किया। चाहे कॉलेज खोलने की बात है, चाहे संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की बात है, हमने गांव गरीब के लिए और जो लोग पीछे रह गए उनके लिए। अभी हम फैमिली आईडी बनाने लग रहे हैं, फैमिली आईडी में हम ये करने लग रहे हैं। अब जैसे ही अब ये शुरू होने वाली है, 1-2 महीने में शुरू होने वाला है काम, तो अब उसके बाद किसी भी व्यक्ति को 60 साल का होने के बाद किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप पेंशन लग जाएगी व्यक्ति की। कोई किसी को जाने की जरूरत नहीं, कहीं फार्म भरने की जरूरत नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं, सरपंच के पास, नंबरदार के पास या किसी अधिकारी के पास जाने की नहीं। हमने सिस्टम बना दिया कि जैसे ही आप 60 साल के होंगे आपकी पेंशन चालू। हमने एक सिस्टम बना दिया जैसे ही आप 18 साल के होंगे आपकी वोट बन जाएगी। जिस व्यक्ति की आमदन जो है 1,80,000 से सालाना कम है उसको सारे बेनिफिट मिलेंगे। आयुष्मान योजना का लाभ उसको मिलेगा, अगर वो बीमार होता है तो 5 लाख का इलाज सरकार कराएगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया उसको हरियाणा सरकार करेगी। आयुष्मान का लाभ उसको सरकार देगी। कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में जहां भी उसका होगा उसकी फीस माफ करने का, उसको मदद करने का काम करना। हमने इस प्रकार का एक किया, सुपर 100 हमने भी चलाया। उसमें हमारे 26 बच्चे जो आईआईटी में है, गवर्नमेंट स्कूल के 26 बच्चे आईआईटी में। कैसे? कतई गरीब। और जब उन बच्चों से पूछा गया कि कैसा है, एक लड़की ने खड़ा कहा कि हमारे पास तो 1/2 एकड़ जमीन है। एक लड़के ने खड़ा कहा कि मेरे पिताजी जो है वो जूती गांठने का, बनाने का नहीं, गांठने का काम करते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी आईआईटी में। तो इस प्रकार का काम। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जब बच्चे ने खड़ा कहा कि जो आगे भी खर्चा है तो मेरे लिए मुश्किल है, मतलब अब तो आपने मेरा एडमिशन कराया दिया और मुझे बहुत ही कम खर्चे में मेरा जगह, पर वो जो कम है मेरे लिए फिर भी ज्यादा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप चिंता ना करो, आप पढ़ाई करो और आप देश के लिए काम करोगे, और अब आपको पढ़ाना और आपको अच्छा बनाना ये हमारा काम है, उसके लिए प्रयास करेंगे, कोई भी तरीका देखेंगे, हम आपकी पढ़ाई को बीच में। तो इस प्रकार का एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जो गरीब के लिए, जो किसान के लिए, जो गांव के लिए, हर व्यक्ति के लिए चिंता करता है। और चाहे फिर व्यापारी है उसके लिए भी चिंता करता है कि उसके लिए भी सरलीकरण होना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए, तो सारे काम करेंगे।
कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला की एक वीडियो वायरल हुई, आपने भी देखी होगी। पवन बेनीवाल को कहते हैं कि ये जो है कब्जा दबजा करके जो पैसे कमाए हैं मेरे साथ लग के, उनसे टिकट खरीद के लाए हैं। वहीं पवन बेनीवाल कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला कब्जा दबजादारियों के सरदार हैं। नहीं, देखिए, तो सबको पता है कि जब ये सत्ता में होते हैं तो किस प्रकार के कब्जे दब्जे जिस प्रकार होते हैं, उस सारे हरियाणा को सबको पता है। और जिस प्रकार का पहले एक माहौल था कि अच्छे मकान वाला भी डरता था कि भाई कुछ ना हो जाए, और अच्छे बिजनेस वाला भी डरता था कि कहीं इसमें पार्टनरशिप की आदेश ना आ जाए कि भाई हमें भी पार्टनर मिलाओ। तो इस प्रकार का माहौल सारे हरियाणा में जब राज था तो सारे हरियाणा में था, सब लोग जानते हैं। अब उन्होंने अपने मुख से बोलते बोलते कई बार निकल जाती है बात, तो उन्हें अपने ही मुख से मान लिया कि भाई ये तो हिस्सेदारी था हमारा, हमारे साथ ही काम करता था, उन्हें अपने आप ही स्वीकार कर लिया। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं गोविंद कांडा? देखिए, मैं पूरी तरीके से अस्वस्थ हूं क्योंकि वोट जो है वो वोट में ही दी जाती है, वो उसने अलग देना। और मैं समझता हूं कि जो वोटर है वो अपने ऊपर कोई शासक नियुक्त करने के लिए वोट देता, वो सेवा करने के लिए वोट देता है, इसलिए वोट देगा कि भाई एक सम्मान करना। और गोविंद कांडा की जिस प्रकार की छवि है, मतलब अब की बार कोरोना की बात नहीं है, कोरोना में तो जो सेवा की वो तो की उसने, उन्होंने सेवा की, लेकिन अपने पूरे जीवन में जिस प्रकार से वो लगे हैं ईमानदारी के साथ, चाहे गरीब कन्याओं की शादी करने की बात है, चाहे किसी की मदद करने की बात है, तो हमेशा वो एक मददगार व्यक्ति है, हर आदमी के काम आने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार की बात मैंने हर गांव में सुनी है कि वो एक अच्छे इंसान है, रिस्पेक्ट करने वाले व्यक्ति हैं और मदद करने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे में मुझे जो मेरा विश्वास है वो ये है कि निश्चित तौर से जनता गोविंद कांडा जी को चुनने का काम करेगी, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गोविंद कांडा की जो छवि है वो एक समाज सेवी की है, एक मददगार व्यक्ति की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इलाहाबाद की जो जनता है वो गोविंद कांडा को निश्चित तौर पर चुनेगी। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि काली।